Yes, students, today we are going to start our first chapter of history, the rise of nationalism in Europe. इससे पहले हमने नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर पूरा कर लिया है। नेशनलिज्म की फीलिंग के बारे में पढ़ेंगे हम, यूरोप की कंट्रीज़ की। पहले हमने नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि कैसे लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग इन्वॉल्व हुई। इस चैप्टर में हमने यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, यूरोप की कंट्रीज़ के बारे में, लाइक फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। जहाँ पहले मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, डायनेस्टिक रूल था, वो कैसे नेशन स्टेट में एमर्ज हुई। यस, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आपके चैप्टर के फर्स्ट पेज में एक पेंटिंग बनी हुई है, जिसको पेंट किया था फ्रेडरिक सरयू ने 1848 में, जिसको नाम दिया गया द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। इसमें आप देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिख रही है, जहाँ लंबी एक इसमें लंबी लाइन बनी हुई है, और यहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में टॉर्च ऑफ अलाइनमेंट शी बियर्स इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन द अदर, और दूसरे हाथ में मैन के क्या राइट्स हैं वो उसके हाथ में दिखाया गया है। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई इन द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन, और नीचे ग्राउंड पे देखेंगे आप जो उसके इंस्टीट्यूशन के जो सिंबल्स हैं या किंग के जो सिंबल्स हैं, उनको सारे टुकड़े उसके ग्राउंड पे दिखाए गए हैं। इन सरयूज यूटोपियन विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज यूटोपियन होता है इमेजिनेशन, यानी कि जो उसने इमेज करके जो बनाई है पिक है। पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम के थ्रू वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं। लीडिंग ही प्रोसेशन वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द, जो आगे सबसे आगे यूएस और स्विट्ज़रलैंड जो सबसे आगे लीड कर रहे हैं, जो ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके थे। देन फ्रांस बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर हैड जस्ट रीच द स्टैचू, और उसके पीछे जर्मनी के लोग जो ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग जिनके पास है। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सरयूज क्रिएटेड दिस इमेज जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एट अ यूनाइटेड नेशन, जर्मन लोग तब तक यूनाइटेड नेशन का हिस्सा नहीं बने थे। तो पेंटिंग के थ्रू सरयू क्या दिखाना चाहता है, चेंजेस दिखाना चाहता है, जो मोनार्की सिस्टम ख़त्म हो गया और अब जो रिपब्लिकन कंट्रीज़ होगी, और रिपब्लिक का मतलब जहाँ गवर्नमेंट इलेक्ट की जाती है, यूरोप में जो चेंज आया वो ये दिखाना चाहता था। यस, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. हमने 9th में ये चैप्टर हमने किया है फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसमें हमने देखा था किस तरह से सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइड थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और किस तरह से थर्ड स्टेट से सारा टैक्स वगैरह जो सब कुछ पे करना पड़ता था उनका, जो 1789 में जिसके क्या इम्पैक्ट हुआ आपको याद होगा। जो हमने पढ़ा था 1789 में फ्रांस एक एब्सोल्यूट मोनार्क के अंडर रूल करता था। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने बिगिनिंग में से ऐसे मेजर्स उठाए जिससे फ्रेंच लोगों में कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की फीलिंग क्रिएट हो सके। और वो क्या क्या किया उन्होंने, सबसे पहले आइडिया ऑफ ला पैट्रियट या द फादरलैंड, जैसे हमारे मातृभूमि कहते हैं हम, उस तरह से वहाँ फादरलैंड, ला पैट्रियट, एंड लियोसिटन यानी कि सिटीजन, एम्फेसाइज द नेशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एन्जॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सबको इक्वल राइट हो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, सबको इक्वलिटी मिले। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राइकलर, नया ट्राइकलर फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया। द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन, जो पहले स्टेट जनरल था, जो हमने 9th में ये टॉपिक कर चुके हैं पूरा, स्टेट जनरल, उसको नाम दिया गया नेशनल असेंबली, रीनेम। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन, नए उसके लिए जो नए पैट्रियोटिक सॉन्ग वगैरह बनाए गए, मर्सेल जो उनका नेशनल सॉन्ग बनाया गया। एंड द सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेट यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी, सबके लिए इक्वालिटी, सबके लिए कानून बराबर बनाया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वर एबोलिश्ड, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो स्टेट या एक रीजन में स्टेट के अंदर जो होती थी वो टैक्स जो सारे ख़त्म कर दिए गए जो। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडोप्टेड, जो एक जैसा
वेइंग और मेज़रमेंट, यानी कि पहले क्या था, अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते थे तो वहाँ पे अलग टैक्स दिया जाता था और वहाँ का उनका मेजरमेंट का और वेट का जो यूनिट था वो भी अलग अलग होता था। तो वो अब उसमें यूनिफॉर्म लाया गया, यानी कि इक्वालिटी लाई गई, एक जैसा अडॉप्ट किया गया उसको। एंड जो लैंग्वेज मेन कॉमन रखी गई जो फ्रेंच, एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। अब ये सब चीज़ चेंजेस किए गए। अब उसके बाद क्या लगता था कि ये जो चेंजेस हुए हैं उनको रेवोल्यूशनरीज को लगता था कि ये बाहर दूसरे एरियाज़ में भी हमें फ्रांस के अलावा आगे भी इन चीज़ों को फैलाना चाहिए, स्प्रेड करना चाहिए, ताकि दूसरों को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले। When the news of the event in France reached the different cities of Europe, student and other member of educated middle classes began setting up Jacobin club। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, फ्रांस से बाहर भी ये चीज़ें जाने लगी, अब्रोड तक। Their activities and campaign prepared the way for a French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1790s. With the outbreak of revolutionary wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad। अब धीरे धीरे फ्रेंच आर्मी ने इस आइडिया को अब्रोड, यानी कि अपनी कंट्री से बाहर भी ये आइडियाज़ फैलने लगे। अब यहाँ तक पहुँचे थे कि अब फिर एंट्री हुई किसकी, नेपोलियन की। Within the wide swath of territory that came under the control, Napoleon set about introducing many of the reform that he had already introduced in France। अब नेपोलियन पहले मोनार्कल सिस्टम था, फिर नेशनल असेंबली बनी, इलेक्टेड गवर्नमेंट, लोगों का रूल आया, लेकिन फिर से दोबारा वही मोनार्कल सिस्टम आया। किसकी वजह से, नेपोलियन आया, नेपोलियन ने रूल करना शुरू किया। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्कल, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस। डेमोक्रेसी ख़त्म होगी अगर मोनार्कल सिस्टम स्टार्ट होगा तो। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। लेकिन जो एक सिविल कोड, या जिसको नेपोलियन कोड भी कहा गया, 1804 में एक नया कोड लेके आया जिसको नेपोलियन कोड भी कहा गया था। इसके अंडर क्या था, डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। जो बर्थ यानी कि बाय बर्थ जो प्रिविलेजेस जो मिल रहे थे, जैसे किंग या अरिस्टोक्रेसीज थे, जो रिच पीपल थे, जो उनको बाय बर्थ जो प्रिविलेजेस जो स्पेशल अधिकार जो मिल रहे थे वो ख़त्म कर दिए गए। एस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सबको इक्वल कर दिया गया। सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, कोई किसी की प्रॉपर्टी नहीं छीन सकता था। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन ऑफ अंडर फ्रेंच कंट्रोल। इन नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम। उसने फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश किया। फ्यूडल सिस्टम आपको पिछले टॉपिक में मैं बता चुकी हूँ। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, पिछले चैप्टर में हमने किया था। फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है, किंग है, उसके पास इतनी ज़्यादा एम्पायर, इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है, तो वो आगे उसको लुक आफ्टर करने के लिए जो आगे सामंत वगैरह रखते हैं, सामंत या फ्यूडल सिस्टम जिसको कहते हैं, उस चीज़ को उसने ख़त्म किया था। फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम एंड मनोरियल ड्यूज़, जिसके भी किंग के अंडर कोई ड्यूज़ या पेंडिंग रहता था, या सर्वडम जो दास वगैरह था, ये सारा सिस्टम उसने ख़त्म कर दिया था। एंड गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव, जो ग्रुप गिल्ड यानी कि ग्रुप, उसको रिमूव कर दिया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई। पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एन्जॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। अब बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड in a particular began to realize that uniform law, standardized weights and measure, अब सबको ये फ़ायदा हो रहा था। अब इससे क्या था, जो दूसरे थे, जो उनके आसपास के एरिया के जो दूसरी कंट्री के जो भी लोग थे, उनको क्या लगता था कि हमारे ऊपर भी, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट के लीडरशिप के अंडर आर्मी ने आसपास के एरिया को कन्कर करना स्टार्ट कर दिया था। पहले तो उन टेरिटरीज़ ने उनका वेलकम किया, जिनमें जैसे ये थे कि इनिशियली इन मैनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, एज वेल एज इन द सर्टेन सिटीज़ लाइक ब्रसल्स, मेन्स, मिलान एंड वर्सा, फ्रेंच आर्मीज़ वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। पहले तो उनका एज अ लिबर्टी, यानी कि ये हमारे लिए लिबर्टी या फ्रीडम लेके आएंगे, उनका वेलकम किया कि ये हमारे लिए अच्छा करेंगे। वहाँ के लोग चाहते थे कि जो मॉडर्न प्रिंसिपल्स है फ्रांस में है, वही हमारे रीजन में भी हो, हमारे एरिया में भी वैसे ही हो, जो वहाँ के अच्छे जो उन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया है, सिविल कोड जो नेपोलियन लेके आया। बट उनका जो एंथुसिज्म था वो हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट हो गया। कैसे, क्यों, उसका कारण था द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। उनको ये था कि वहाँ के लोगों को क्या था, पॉलिटिकल फ्रीडम उनके हाथ में नहीं रही थी। टैक्स बढ़ा दिए गए। इंक्रीज टैक्सेशन,
टैक्सेशन टैक्स क्यों बढ़ाए? क्योंकि आर्मी के एक्सपेंडिचर के लिए भी चाहिए था उनको, तो पैसे बढ़ेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? टैक्स बढ़ेगा तब। सेंसरशिप क्या होता है? सेंसरशिप जैसे मान लो कोई भी न्यूज़पेपर है, कुछ भी ऐसा है, तो उसके लिए किंग की परमिशन चाहिए होती है, बिना परमिशन की वो कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकते थे। फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी इज़ रिक्वायर्ड टू कनकर द रेस्ट ऑफ यूरोप। फोर्स कंस्क्रिप्शन क्या होता है? ज़बरदस्ती आर्मी में उनको भर्ती करना लोगों को। क्यों? क्योंकि आर्मी चाहिए होती है, आर्मी के लिए उनको लोग चाहिए, लोग सोल्जर्स कहाँ से लेंगे? उन्होंने उन एरिया से लेने शुरू किए। तो ये सब चीज़ें थी जिनकी वजह से कहीं ना कहीं वो लोग उनको नहीं चाहते थे। एंड ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस।